Hello, dear friends. This is a sonnet by William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. It is also known by Sonnet 116. William Shakespeare is also known as father of English drama. He was an English dramatist and poet. उनका बर्थ हुआ था 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, एक जगह है इंग्लैंड में वहां, और वहीं उनकी डेथ भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ उनके बर्थडे के दिन ही हुई थी। सो दिस इज द डेट ऑफ हिज डेथ, April 23, 1616. He has written many famous works and among them are his 38 plays, जिसमें है ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड पोइट्री। पोइट्री में से तो एक पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे टोटल इन नंबर। उसके अलावा उनकी दो नैरेटिव पोएम्स थी, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज। उसके अलावा जो उनकी ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही क्लासिक ट्रेजेडीज हैं। कॉमेडीज are very important, especially Twelfth Night, The Merchant of Venice. उन्होंने कई सारे नए वर्ड्स भी इंग्लिश में कॉइन किए थे। 1700 से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज उनकी ही वर्क्स में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि डाउनस्टेयर्स, बेडरूम, आईबॉल, क्रिटिक, इनऑडिबल, लोनली, मैनेजर, वर्थलेस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो विलियम शेक्सपियर ने कॉइन किए थे। Let us know something about Shakespeare's sonnets. उनके जो सॉनेट्स थे उनकी क्या क्या खासियत थी। सबसे पहले ये जो सॉनेट थे 154 थे, 154 थे, और इन्हें डेडिकेट किया था एक मिस्टर WH को शेक्सपियर ने, और ये एड्रेस करके लिखे गए हैं एक फेयर यूथ, एक यंग मैन को एड्रेस करके लिखे गए हैं। 1609 में सबसे पहले पब्लिश हुए थे और इन सॉनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है सॉनेट 1 to 126 जिसे डेडिकेट किया है अननेम्ड यंग मैन को, जिसे वो बोलता है फेयर यूथ, एंड दीज सॉनेट्स आर अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव एंड आल्सो होमोसेक्सुअल लव व्हिच वाज प्रोहिबिटेड बाय देम। एंड सॉनेट 127 से 154 तक के जो सॉनेट हैं वो डेडिकेट किए हैं एक डार्क लेडी को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेरी मेजर डिफरेंस ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स, तो हमें पता चलता है कि उनकी जो स्ट्रक्चर था वो था ABAB CD EF GG। ये एक सॉनेट स्ट्रक्चर है, राइमिंग पैटर्न है जो शेक्सपियर फॉलो करते थे। अगर सॉनेट को देखा जाए तो सॉनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है और इसे स्टार्ट किया था, इसे ओरिजिनेट किया था इटालियन पोएट पेट्रार्क ने। लव, ह्यूमन फीलिंग या एक्सपीरियंस, इसके बारे में ये सॉनेट होते थे। 14 लाइन की पोएम होती थी जो कि पर्सनल भी होती थी या कभी कभी जनरल वे में भी लिखी जाती थी, पर इसकी जो मेन थीम होती थी वो लव होती थी। इंग्लैंड में इसे लेके आए थे सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे, और उसके बाद यहाँ सॉनेट के अलग अलग वेरिएशंस प्रोड्यूस हुए, जिसमें एक शेक्सपियर का सॉनेट भी था जो कि एंड होता है एक कपलेट से। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth is unknown although his height be taken. अभी इस पोएम को हम 4-4 लाइन करके समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इसको आपने रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इसका लिखना है। Let us first talk about the first 4 lines, which is, Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration founds, or bends with the remover to remove. देखो जो सबसे पहली लाइन वो कह रही, Let me not be an impediment. Let me not be an obstacle in the marriage of टू पीपल, यानी कि दो लोगों का जो प्यार है या जो उनकी जो मैरिज है, आई डोंट वांट टू बी एन ऑब्स्टेकल इन दैट, मैं उसमें क्या एक रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स, वो प्यार नहीं है जो कि किसी भी अलग तरह की परिस्थितियों के आने पर बदल जाए। जब इसे ऑल्टरेशन मिले, कोई बदलाव मिले, भले वो लवर में हो या किसी परिस्थिति में हो, समय में हो, काल में हो या दूरी में हो, जब भी इस तरह का कोई ऑल्ट्रेशन मिले तो जो बदल जाए वो प्यार नहीं है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और या फिर कोई ऐसी चीज जो कि उसको हटा सकती हो, ठीक है, रिमूव कर सके,
और वो रिमूव हो जाए, तो वो भी क्या है, ट्रू लव नहीं है। तो बेसिकली शेक्सपियर इसमें ट्रू लव का जो नेचर है उसको बता रहे हैं। जब इन 4 लाइन का आप रेफरेंस लिखेंगे तो आप बताएंगे कि ये पोएम कहाँ से ली गई है और इसे किसने लिखा है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसमें आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from Sonnet 116 composed by William Shakespeare, one of the greatest dramatists of English literature. He wrote 154 sonnets. ठीक है, आपने यहाँ बताया कि किस सोनेट से लिया है और किसने लिखा है, और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वो एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के और उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। उनमें से ही एक सोनेट ये है जिसकी फर्स्ट 4 लाइन्स ये हैं। ठीक, अब सेकेंड रेड में यहाँ जो लिखा है ये है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड, किस बारे में है सोनेट, वो आप कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं। The sonnet states the nature of true love as constant and unshakable and unaffected by external hindrances. कि ये सोनेट ट्रू लव का नेचर बताता है आपको कि सच्चा प्यार क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निरंतरता होती है उसमें, वो कभी बदलता नहीं है, अनशेकेबल, किसी भी तरह की परिस्थितियों में हिलता नहीं है। ठीक है, किसी भी तूफान से वो लड़खड़ाता नहीं है, और बाहर के जो भी हिंड्रेंसेस, कुछ भी अगर कठिनाई आती है तो उनमें भी वो अनअफेक्टेड उनसे रहता है, उसका बाहर की कठिनाइयों का कोई प्यार पे असर नहीं पड़ता अगर वो ट्रू लव है तो। पहले तो यहाँ जो मैरिज वर्ड यूज हुआ है और इम्पेडिमेंट यूज हुआ है, ये एक एंशिएंट ओल्ड कस्टम होता था इंग्लैंड में, जिस समय छोटे छोटे शेयर्स होते थे, ठीक है, छोटे छोटे विलेजेस होते थे, जब वहाँ शादी होती थी तो प्रीस्ट पूछता था कि क्या इस मैरिज में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, तो वहां पे वो कहता था कि डू यू फाइंड एनी इम्पेडिमेंट इन दिस मैरिज। तो अगर किसी को भी उस मैरिज से कोई आपत्ति होती थी, या उसको ये होता था कि कोई इन्फॉर्मेशन ब्राइड या ग्रूम के बारे में पता है कि या किसी की वाइफ है ऑलरेडी या इस तरह का कुछ, तो वो चीज वहां बता देता था और शादी वहां रुक जाती थी और कई सारी यंग लड़कियों की जिंदगी वहां बच जाती थी। और वो बोलता है कि ट्रू लव इज कांस्टेंट एंड अनशेकेबल एंड अनऑल्टरेबल, इट डज नॉट चेंज, ट्रू लव डज नॉट चेंज इन एडवर्स कंडीशंस, ट्रू लव डज नॉट चेंज विद टाइम, डिस्टेंस और एनी अदर सर्कमस्टांसेस। देख लिया रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, और अब देखते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। ये पहले हमने मैरिज, एडमिट, इम्पेडिमेंट्स, इनका हमने बता दिया, और फिर उसके बाद है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देंगे कि द सोनेट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट, द अबव लाइन्स आर फर्स्ट क्वाट्रेन ऑफ द पोएम राइमिंग एज AB वर्ड्स सच एज लव, ऑल्टर, रिमूव, इनको बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि पोएम में एक सोनोरिटी बनी रहे, ठीक है, एक म्यूजिकल साउंड उसमें उत्पन्न हो। ये सोनेट 1 से 126 वाला जो सोनेट सीक्वेंस है उस पार्ट 1 में फॉल करता है, जिसे मिस्टर WH, एक फेयर यूथ को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। देखो 116 नंबर है सोनेट का, तो ये पहले वाले पार्ट में आएगा। 1 से 126 तक के जो सोनेट हैं जो कि मिस्टर WH को डेडिकेट किए गए हैं। सेकेंड क्वार्ट्रेन है, देखो क्वार्ट्रेन 1 लिखा था पीछे मैंने, क्वार्ट्रेन 2, यानी कि जो 4 लाइनें पोएम में साथ में होती हैं उनको हम 4 लाइन की जो लाइन पोएम में लाइन होती है उनको हम बोलते हैं क्वार्ट्रेन 2। Oh no, it is an ever fixed mark that look on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth is unknown although his height be taken. Oh no, it is an ever fixed mark. यहाँ पे fixed नहीं पढ़ेंगे, हम इसे fixed पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक syllable कम हो रहा था तो इसलिए E पे जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक मार्क बना हुआ है स्ट्रेस का, तो E में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस मार्क करना है। वहां बोल रहा है कि oh no, it is an ever fixed mark. That true love is an ever fixed mark. एक ऐसा मार्क है जो हमेशा फिक्स रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता। It does not move by anything that comes from outside. That looks on tempest and is never shaken. तो जैसे जो नॉर्थ स्टार होता है वो एक ऐसा तारा है, ध्रुव तारा, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता है, तो वो इस तरह का एक मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो अलग अलग तरह के तूफान और इन पे देखता है, नीचे समुद्र में उठ रहे हजारों तूफान उठते हैं पर उन तूफानों से वो ध्रुव तारा कभी भी नहीं हिलता है। तो ट्रू लव ऐसा ही होता है कि जब नीचे कुछ भी हो रहा हो, कितनी ही लहरें उठ रही हो दुनिया भर में या कितना ही कुछ हो रहा हो, पर उस पे इन बाहरी चीजों का कोई भी असर नहीं होता है, वो अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रांग होता है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, कि वो जो ध्रुव तारा जैसे किसी भटकी हुई नाव को रास्ता दिखाता है,
क्योंकि ध्रुव तारे की दिशा हमेशा उत्तर दिशा ही होती है। और समुद्र में डायरेक्शन के लिए जिस समय बहुत सारे टूल्स हमारे पास नहीं थे, उस समय ध्रुव तारे को ही नॉर्थ स्टार मान के उत्तर दिशा के हिसाब से बाकी दिशाओं का अंदाज लगा के कोई भी नाव अपना रास्ता ढूंढ लेती थी। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि जो ट्रू लव है वो ध्रुव तारे की तरह फिक्स है और ये हर भटके हुए व्यक्ति को राह दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वंडरिंग बार्क कहा गया है लोगों को। ठीक है, उसको कंपेयर किया गया है और स्टार को कंपेयर किया गया है ट्रू लव से। एक कंपैरिजन है यहाँ पे, और लाइक और एज ये यहाँ यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है जो इसमें आपको पूरी पोएम में मिलेगा, क्योंकि ट्रू लव को वो अलग अलग चीजों से कंपेयर कर रहा है। अगर उसमें लाइक लिखा होता, इट इज लाइक द स्टार, तो वो सिमिली हो जाता। ठीक है, SIMILE एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें अगर दो चीजों का कंपैरिजन किया जाए और लाइक और एज उनमें शब्द जोड़ा हो तो उसको सिमिली कहते हैं। पर अगर दो चीजों को कंपेयर किया गया हो और उसमें लाइक और एज ये यूज ना किया गया हो तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। देखो, मेटाफर इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। दो ऐसी चीजें जो एक जैसी नहीं है पर उनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं बिना लाइक और एज इन वर्ड्स को यूज किए हुए। डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि ये स्टार ही है, स्टार जैसा है नहीं कह रहे हैं। इट इज नॉट लाइक नॉर्थ स्टार, इट इज नॉर्थ स्टार, इट इज द स्टार। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार। तो एक कंपैरिजन है। ठीक है, एक एनालॉजी यहाँ स्टैब्लिश की है। Whose worth is unknown although his height be taken। वो कह रहा है कि उसकी वर्थ तो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो परिस्थिति आने पे ही पता चलेगा कि ट्रू लव की क्या वर्थ है, पर उसकी हाइट बी टेकन कि एक प्रेम में व्यक्ति कितना ऊपर जा सकता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे। ये तो सेम पहले वाले की तरह ही होगा। ठीक है, कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, 116 सोनेट है, और इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हो कि ये जो सोनेट है, इस सोनेट को हम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इस नाम से भी जानते हैं। दिस सोनेट स्टेट्स द नेचर ऑफ ट्रू लव एज कांस्टेंट एंड अनशेकेबल। वो पहले जैसा ही होगा जो हमने पहले लिखा था। कंटेक्स्ट क्योंकि पूरी पोएम का सेम ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। द स्पीकर गोज ऑन टू कंपेयर ट्रू लव टू अ गाइडिंग स्टार फॉर लॉस्ट शिप्स। वही चीज है जो मैंने आपको भी हिंदी में समझाई है, और इंग्लिश में जिसे भी चाहिए वो यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, कि ये जो ट्रू लव है ये किसी व्यक्ति को उसके बुरे समय में क्या करता है, गाइड करता है। और किसी को इसकी वैल्यू भले ही ना पता हो, पर एक्चुअली में ट्रू लव इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज और ऑल्टर विद टाइम, एंड इट इज वेरी मच एंड्योरिंग एंड वेरी स्टेडी। क्रिटिकल कमेंट्स में आते हैं। द सोनेट इज शेक्सपियरियन सोनेट। ये सेकेंड क्वार्ट्रेन है। इसकी राइम स्कीम CD है, और मेटाफर है स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क में। एक चीज और है, एलिट्रेशन है सेकेंड लाइन में। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। तो एस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ, एस कॉन्सोनेंट। तो जहां पे जिसे हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं हिंदी में, एलिट्रेशन। ठीक है, ये है एलिट्रेशन इधर सेकेंड वाली लाइन में। दैट लुक्स, इसमें जो एस वर्ड है ये एस कॉन्सोनेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ये जो पोएम है, क्रिटिकल कमेंट्स में आप ऐसी पोएम्स की लाइंस भी डाल सकते हो जो सेम पोएट ने नहीं लिखी हैं पर उनका सिमिलर मीनिंग है। तो यहाँ पे मैंने एक पोएम दी है, देखो ये है जॉन डन का एक पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें वो अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं और वो उनको बताते हैं कि ट्रू लव कैसा होता है और तुम अपने प्यार में कांस्टेंट रहना, स्टेडफास्ट रहना। और वो बोलते हैं कि मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, men reckon what it did and meant, but trepidation of their fears, though greater far, is innocent। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो ट्रू लव होता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे ऊपर आसमान में जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, नीचे धरती में भले ही कितना ही भूकंप आ जाए, ठीक है, अर्थ में कितने ही फियर्स और हार्म्स आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, और वो अर्थ कितना ही हिल जाए, पर इसका ग्रह नक्षत्रों पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जो ट्रू लव होता है उसका ये वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली थिंग्स के आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, हमेशा इनोसेंट होते हैं, जो स्फीयर्स होते हैं। ट्रू लव भी क्या है, इनोसेंट है और कांस्टेंट है। समझ गए? तो इस तरह की लाइंस भी आप इसमें दे सकते हो। लव इज नॉट टाइम्स फूल, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. ये जो पोएम है
इसका जो कंक्लूडिंग क्वाट्रेन है इसमें वो बोलता है कि लव जो है उसे टाइम भी फूल नहीं बना सकता, यानी कि जैसे टाइम पास होने के साथ किसी बिलवेड के, किसी प्रेमिका के उसके रोजी लिप्स, उसके चीक्स, ये सब क्या होंगे, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, पर जो ट्रू लव होगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, इट विल रिमेन यंग एज फॉर एवर। ठीक है, तो यहाँ वो बोल रहा है लव इज नॉट टाइम्स फूल, टाइम ट्रू लव को फूल नहीं कर सकता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपस कम, जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं वो भले ही, उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो भले ही डिके हो जाए, पर ट्रू लव कभी भी डिके नहीं होगा। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। लव ऑल्टर्स नॉट, देखो ऑल्टर वर्ड ना बार बार यूज हुआ है और बहुत नेगेटिवली यूज है कि डज नॉट अल्टर, इट डज नॉट डू दैट। ये नहीं बता रहा कि प्यार क्या करता है, वो तो बता ही रहा है, पर साथ में इट डज नॉट डू दैट, इट डज नॉट, इट ऑल्टर्स नॉट। तो बार बार इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, विच यू विल सी इन द होल पोएम। और यहाँ पे भी आप देखोगे लव ऑल्टर्स नॉट, ये ऑल्टरेशन, ऑल्टर वर्ड 3-4 बार ऑलरेडी पोएम में आ चुका है। और यहाँ भी वो कहते हैं कि ट्रू लव डज नॉट चेंज, द फोकस इज कि ट्रू लव चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कि हफ्तों में घंटों में ऐसे नहीं बदलता है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, कि ये अंत कयामत के दिन तक भी क्या रहेगा, जजमेंट डे के दिन तक वो सेम रहेगा। If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ गलत है, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो भी मैंने यहाँ ट्रू लव के बारे में कहा है वो क्या है, गलत है, तो आप ये समझ लेना कि मैंने आज तक कभी नहीं लिखा है और ना ही किसी व्यक्ति ने कभी प्यार किया है। Explanation is that love is not fooled by time, meaning it never withers away if it is true love, and physical beauty जो होती है वो भले ही टाइम के जो सिकल है, सिकल होता है हंसिया, ठीक है, जैसे घास काटते हैं ना उससे, तो वो कह रहा है उसके सिकल में ये फिजिकल ब्यूटी तो आ जाती है, पर ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स डू नॉट चेंज विद टाइम और सिचुएशन। और फाइनल लाइंस में वो कहता है कि अगर मैं गलत हूँ ये सब कुछ कहने में, तो मेरा लिखा हुआ सब क्या माना जाए, बिल्कुल ना के बराबर माना जाए। क्रिटिकल कमेंट्स में वही आपने लिखना है कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है, इट इज अ सिस्टर पोएम टू सोनेट 115, इट इज अबाउट कॉन्स्टेंसी इन लव, इट इज कंपेयर्ड, मीन्स ट्रू लव इज कंपेयर्ड विद नॉर्थ स्टार, दैट ट्रू लव गाइड्स यू इन लाइफ, एंड द सोनेट इज एड्रेस्ड टू अ फेयर यूथ। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म में कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देते हैं कि ये सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। मीटर इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है, यानी कि 5 इयैम्ब और 10 सिलेबल्स। राइम स्कीम किस तरह से किसी पोएम की फॉर्म करते हैं वो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और इसको बता देती हूँ। जब हम राइम स्कीम किसी भी पोएम की बनाते हैं तो हम सिर्फ एंड वाला वर्ड देखते हैं, जैसे माइंड्स देखेंगे, लव देखेंगे, फाइंड्स देखेंगे और रिमूव देखेंगे। तो माइंड और फाइंड एक जैसे राइम करते हैं तो हम इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है। और फिर लव और रिमूव, रिमूव की साउंड वैसी नहीं है पर इसकी क्या है, स्पेलिंग एक जैसी है, तो इन दोनों को हम बी दे देंगे। तो ये राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी। सेकेंड वाले में देखेंगे मार्क, मार्क किससे मैच कर रहा है, बार्क से। मार्क ऊपर जो लाइन थी रिमूव और दूसरी लाइंस थी उनसे मैच नहीं कर रहा था, तो हम इसको सी दे देंगे। और शेकन और टेकन, इन दोनों की राइम स्कीम सेम है तो इसको डी दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका सी डी। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, चीक्स ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको ई दे देंगे। कम इससे मैच नहीं कर रहा है तो इसे एफ दे देंगे। वीक्स चीक्स से मैच कर रहा है तो इसको ई दे देंगे। और डूम, कम, ये दोनों आपस में स्पेलिंग तो लगभग सेम है, ठीक है, की साउंड है तो हम इसको सेम मान लेंगे। जनरली इस तरह की राइम को आई राइम कहा जाता है, जैसे दो आंखें कभी एक जैसी नहीं होती हैं तो उसी तरह से इसको आई राइम बोला गया है कि लगेंगे एक जैसे पर उनको मान लिया जाता है कि वो एक जैसे हैं, जैसे कम और डूम, जैसे लव और रिमूव उसमें था, ठीक है। तो ई एफ और लास्ट के जो दो हैं वर्ड्स प्रूव्ड, लव्ड, तो इन दोनों के जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है तो इसको हम बोल देंगे जी। ठीक है, यही शेक्सपियरियन सोनेट की खासियत है कि इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में होता है जी, जो कि एक कंक्लूडिंग थॉट देता है सोनेट को। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। Thank you so much.